नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं। विकास रथ यात्रा वाहन को सीएम ने रवाना कर दिया है और सीएम आवास पर मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाई। अलग अलग विधानसभा में ये विकास रथ पहुंचेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जनता को नीतियों की जानकारी दी जाएगी। एलईडी स्क्रीन के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया और एलईडी स्क्रीन के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सरकार ने क्या क्या काम अब तक किए, किन किन लक्ष्यों को साधा है, उन तमाम मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। एलईडी स्क्रीन के जरिए सरकारी योजनाओं की, नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस रथ के जरिए। और आपको बताएं कि एलईडी स्क्रीन के जरिए योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीएम आवास की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर विकास रथ को रवाना किया। और चलिए देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन करेंगे सीएम और दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का सीएम शुभारंभ करेंगे। शाम को 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक भी सीएम धामी करने वाले हैं। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का है, एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं। शाम को 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है। तो सीएम धामी के आज क्या क्या कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विकास रथ यात्रा वाहन को सीएम ने रवाना कर दिया है। ये एक बड़ा कार्यक्रम सुबह 11 से लेकर दोपहर 12 बजे तक राज्य स्तरीय महाकुंभ का शुभारंभ और दोपहर 1 बजे दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ शाम 7 बजे की बात की जाए तो विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है जिसमें सीएम पहुंचेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज दिन भर सीएम का रहेगा। और देहरादून से आपको एक और बड़ी खबर बताएं। सचिवालय संघ की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है और हड़ताली कर्मचारियों का वेतन काटने का फरमान भी जारी हो चुका है। सभी प्रमुख सचिवों को हाजिरी चेक करने के आदेश दिए गए और हड़ताल पर न जाने का घोषणा पत्र देने वालों की ही सचिवालय में एंट्री होगी। और सीएम से मुलाकात के बाद संघ पदाधिकारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। आपको बताएं कि सीएम से मिलने के बाद जब बात नहीं बनी तो हड़ताल का ऐलान किया गया, लेकिन सचिवालय में एंट्री को लेकर काफी सख्त आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी मौजूद हैं। अजीत जी, बहुत ही सख्त ये रवैया है और ये पहली दफा नहीं है कि जब आप काम ना करें तो वेतन भी कटे और सख्ती भी आप पर बरती जाए। हड़ताली कर्मचारियों के लिए ये सख्त नियम सरकार का सख्त फरमान है। जी देखिए, मुझे लगता है इस बार सरकार पूरी तरह से सख्ती के मूड में है और जो सचिवालय संघ की जो हड़ताल चल रही है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वेतन बढ़ाने को लेकर, प्रमोशन को लेकर के इनकी हड़ताल चल रही है पिछले 24 तारीख से। लेकिन शासन भी एक आईना इन सबको दिखा रहा है कि सचिवालय में जो अधिकारी जिस स्तर पर तैनात हैं, भारत में किसी भी राज्य में सचिवालय पर उस स्तर पर तैनात अधिकारी की इतना वेतन, इतने भत्ते नहीं है जितने उत्तराखंड में है। तो सरकार के जो सरकार का खजाना है उस पर भी संघ को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर और आज जो सख्ती बरती गई है, आज ये कहा गया है कि हड़ताली कर्मचारी अंदर नहीं जा सकेंगे। अगर उन्हें हड़ताल करनी है तो वो अपने घर रहे। और पुलिस में एक अज्ञात एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है कि कल कुछ कर्मचारियों को काम करने से रोका गया था, कुछ अधिकारियों को संघ ने काम करने से रोका गया था, तो अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर भी हो गई है। तो सरकार पूरी तरह से हड़ताल से निपटने के मूड में है और कामकाज जिस तरह से बाधित हो रहा है उस पर भी सरकार संज्ञान ले रही है। इनडिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकते हैं। जी जय। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी जानकारी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और 9 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सभी विधायकों को कोविड की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। मीडिया कर्मियों, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए कोविड जांच जरूरी है। विधायकों के सहयोगी सुरक्षा कर्मियों को परिसर में आने की परमिशन नहीं है। तो देखिए, सख्ती बढ़ती जा रही है। नियम ये है कि जो भी विधायक होंगे उनके पास आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।
पंकज हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद हैं। पंकज, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए इस बार नियम सख्त दिखाई दे रहे हैं। ओमिक्रॉन की आहट के साथ ही अब सख्ती उत्तराखंड में दिखाई देने लगी है। बिल्कुल जय, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है ये। कल से इसकी शुरुआत की जाएगी। उससे पहले क्योंकि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र इस तरह की व्यवस्था विधानसभा द्वारा की गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है उसकी भी लगातार लहर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं पूरे देश भर में नज़र आ रही है। उसी के मद्देनज़र ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी विधायक विधानसभा सत्र में आएंगे उनको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उनके जो सुरक्षाकर्मी होंगे, उनके साथ जो उनके PRO होते हैं और तमाम जो लोग होते हैं, उनको किसी को भी विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और एक नई ये भी की गई है कि जो ऐसे तमाम विधायक हैं, क्योंकि अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है विधानसभा परिसर के अंदर जहां विधानसभा सत्र चलता है, वहां पर जो डिस्टेंसिंग है वो नहीं हो पाता है। इसलिए एक मंडप अलग से बनाया गया है विधानसभा परिसर के अंदर, जहां पर विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो तमाम सुरक्षा कर्मी में है, तमाम वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके अलावा मीडिया कर्मियों की जो एंट्री होगी वो भी कोविड निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों जो वैक्सीन है उसकी डोज भी सभी को लगनी चाहिए, ये भी इसमें अनिवार्य रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड का जो सरकार है उसका आखिरी सत्र होने वाला है। और उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी करें, UKD की बात करें और तमाम कर्मचारी संघों की बात करें, तो वो भी विधानसभा कूच के लिए यहाँ से निकलेंगे। तमाम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वो विधानसभा सत्र के अंदर आई जानी चाहिए और उनको पूरा किया जाना चाहिए। उसी के मद्देनजर सुरक्षा के ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये तय किया गया है कि तमाम व्यवस्था जो है विधानसभा परिसर के आसपास की जो एरिया है उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि किसी तरह की चूक ना हो। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि जो विधायक होंगे उनको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको रिपोर्ट लानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ साथ ही सभी लोगों को मास्क के साथ ही अंदर एंट्री की जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और कल सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल ये 2 दिन के लिए जय रखा गया है और आज शाम को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया जाएगा कि सरकार के पास कितना बिजनेस है, सरकार क्या क्या करना चाह रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट है उसको रद्द करने का फैसला कैबिनेट में भी आ चुका है। उस एक्ट को रद्द करने के लिए विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। उसके अलावा कई विधेयक सरकार लाने जा रही है। 205 सवाल विधानसभा अध्यक्ष को मिल चुके हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। विधायक भी चाह रहे हैं कि उनकी जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो चीज़ें विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुई है, उन्हें विधानसभा पर रखा जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्योंकि यह वक्त ज़्यादा नहीं है, 2 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और अगले महीने संभवतः आचार संहिता उत्तराखंड में लग जाएगी। तो विधानसभा सत्र से पहले मात्र 1 महीने का वक्त विधायकों के पास बचा है। तो अपने तमाम चीजों को वो चाह रहे हैं कि विधानसभा के स्तर से रखा जाए और सरकार जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के लिए तैयारी कर रही है, विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी कि किस किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के धारी का दौरा किया और यहां खंसियों में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। निर्दलीय विधायक राम सिंह कैडा के भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार सीएम ने इन क्षेत्र में किसी जनसभा को संबोधित किया है। यहां सीएम धामी ने 34 करोड़ से ज्यादा की 17 योजनाओं का शिलान्यास भी किया और करीब 4 करोड़ की 6 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 महीने में हमने 500 से ज्यादा फैसले लिए हैं और उन पर भी काम किया है। वहीं मंगलवार को सीएम धामी चमोली भी पहुंचे थे और यहां के पोखरी में उन्होंने 5 दिन के हिमवंत कवि चंद्र कुंवर खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरद उत्सव मेले का शुभारंभ किया। मेले का रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ। मुख्यमंत्री के पोखरी पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोखरी में 97 लाख से ज्यादा की लागत से बने पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। साथ ही पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस साल 2 लाख रुपए की राशि देने और क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की है। आपको बताएं कि सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की एक कविता भी सुनाई। माथे के ऊपर चमक रहे नभ के चमकीले तारे हैं, मुझको तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। मुझे तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। हिमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल जी
हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे और उनकी लेखनी का प्रभाव इन पर्वतों सा अटल था। ये डबल इंजन की सरकार लगातार आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 4 जुलाई 2021 को मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है और जो भी समय मुझे मिला है मैंने एक एक क्षण, एक एक पल अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया है। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार का ऐलान हुआ। 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी है। आपको बताएं कि एनएचएम संघ ने मांगों को नहीं माना, जिसके बाद ये चेतावनी दी गई है। तो आपको बताएं कि 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार का ऐलान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार, दरअसल उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी बात को लेकर उनके अंदर गुस्सा है और 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात देहरादून महाअधिवेशन की करेंगे। देहरादून में एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में उत्तराखंड के हर दल के सियासी दिग्गज एक मंच पर दिखाई दिए। इनमें बड़े मुद्दों पर सीधे इनसे सवाल भी किए गए और इस पर गंभीर चर्चा भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां भाजपा को भ्रष्टाचार पर घेरा, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के बहुत नेता जो कि कांग्रेस में आना चाहते हैं, भाजपा के बहुत नेताओं पर उनकी नजर भी है। सुनिए ये दिलचस्प बातचीत। हरीश रावत की नजर बीजेपी के किन किन नेताओं पर है? नजर तो बहुतों में है, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ सिंह हैं, तो इसलिए जरा सा डर लगती है, उनसे नजर हटानी पड़ती है। वैसे नजर तो मेरी बहुत सारे लोगों पर है और ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी मंच पर बीजेपी में भी कई अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, चाहे वो कोई हमारे वहां से गया हुआ हो। संभावना अच्छा बता दीजिए। अच्छा लेकिन वो अच्छे लोग यदि कुछ एकाध बुराई को पीछे की तरफ को फेंक दें तो देखिए, तो हर एक भाई कैसे अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नहीं, बता दीजिए, ये बात बता दीजिए। राज्य को हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी और यदि कहीं और भी हैं, मैं कहता हूं दोनों पार्टियों के सिस्टम से बाहर भी हैं, तो हम तो उनकी भी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आखिर ये है कि एक अच्छा राज्य बनाना है, उन्नतशील राज्य बनाना है और 21वीं सदी का एक कॉम्पिटिटिव स्टेट बनाना है। जी, अब आपको आज के युग में ऐसा नहीं है कि कोई अंगुली पकड़ करके खड़ा कर देगा, दर्शाने को कोई को दर्शाए। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राज्य को कॉम्पिटिटिव स्टेट के रूप में खड़ा करने का काम कर सके, ताकि राज्यों की बिरादरी में आज की तरक्की की होड़ में वो अपने राज्य को आगे ला करके खड़ा कर सके। जी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। 2016 के बाद जो मनमुटाव हुआ उस पर दोनों नेताओं ने खुलकर बात की है। हरक सिंह रावत ने यहां तक खुलासा कर दिया कि उन्होंने हरीश रावत को 2 जगह से चुनाव न लड़ने की सलाह दी थी और इस पर हरीश रावत ने भी जवाब दिया। ये जवाब भी उतना ही मजेदार है, सुनिए। बड़े भाई ने छोटे भाई के मतभेदों को सुना ही नहीं या क्या हुआ उस वक्त, या परिस्थितियां ऐसी थी? अब उस समय में एक चीज बताऊं, बताइए। हरीश भाई की भी जिस तरह भी वो धामी जी के लिए सलाह दे रहे हैं, अगर उस समय मेरी वो सलाह उसमें हरीश भाई भी मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वाह, क्या बात है। ये सलाह देने वाला व्यक्ति कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए था ताकि मैं जीत के आ जाता, वो दूसरी तरफ चला गया, सलाहकारी भाग गया तो क्या मतलब आपका कहना है कि सलाहकारी आपको छोड़ के चले? मैं हरीश भाई एक बात कहूंगा, हरीश भाई मैं कहूंगा, जब मैं विपक्ष का नेता था, मैं विदेश गया हुआ था, लौट के आया जब खंडूरी जी दोबारा निशंक के हट के मुख्यमंत्री बने, और जब मुझे पता चला कि खंडूरी जी कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मैं तो कांग्रेस से था, लीडर ऑपोजिशन था, लेकिन मैं खंडूरी जी के घर पे गया, मैंने खंडूरी जी को मैंने कहा साहब देखो, राजनीति अपनी जगह है, मैं आपका छोटा भाई हूं और मेरी सलाह है आपको कि आप कोटद्वार से मत चुनाव लड़ना। उस दिन तो उन्होंने मान लिया, बाद में लड़ गए चुनाव, क्या हुआ? हार गए चुनाव कोटद्वार से।
हमारे मतभेद इतने गहरे थे कि मैं इनके गांव में एग्रीकल्चर महाविद्यालय का इनके पिताजी के साथ शिलान्यास करके आया और एक ही हेलीकॉप्टर में साथ आए, और जब ये दिल्ली से लौट करके आए तो सरकार तोड़ने वाले सौदागरों को साथ ही ले आए। उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि मुझे लगता था कि ये घटनाक्रम हमारी सरकार की वापसी का गारंटी कर रहा है। और वो अलग बात है कि हमारे कुछ साथियों की सलाह विपरीत रही। यदि हम चुनाव में चले जाते तो उस घटनाक्रम के बाद तो हम जीत रहे थे और ये कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। हमारे विधायक टेम्पटेशन नहीं छोड़ पाए 4-6 महीने का, लेकिन कष्ट के समय में जो विधायक साथ थे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। तो आरक भाई, कभी इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं कि आओ आप लौट चले? कभी बोला हो ऐसे? बता दीजिए आज, देखिए दिल की बात हो रही है यहाँ। तो कभी कहा इन्होंने? मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी कभी इनसे। अच्छा, और एक बात, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं निर्णय खुद लेता हूं जी। मैं कभी किसी को सलाह मानता नहीं। देते जरूर है सलाह, जो इन्होंने नहीं मानी थी। मैं तो मानता हूं। तो राव साहब, आखिर में अब क्या कहेंगे आप? किसी को कहा अभी तक आपने आप लौट चले या ठीक है सब अब अपने अपने रास्ते चलेंगे? क्या कहेंगे आप आखिर में? फाइनल कमेंट। जब तक उधर अंगूर का गुच्छा लटका है तो कैसे कहूं मैं तुम लौट चलो, और पता चला जो अंगूर का एक आध दाना कभी गिरने वाला है वो भी किसी और के पास चला जाए। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि उधर अंगूर का गुच्छा देख करके, चाहे ख्वाबों में ही हो, लेकिन उधर बने रहें, उस अंगूर के टपकने के इंतजार में बने।